हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बड़े आराम से। और इसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल को बड़ी बारीकी से आज समझना है। और अगर उस रूल को आप अच्छी तरीके से समझ गए तो मैं बता दूं, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, चाहे वो पास्ट टेंस का हो, प्रेजेंट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का, उसको आप बड़े आराम से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने क्लास में, जिसका नाम है अंग्रेजी ज्ञान ऑनलाइन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और वो ये कि दिए गए वाक्य को देखकर और पढ़कर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि दिया गया वाक्य किस टेंस से रिलेटेड है। अगर आप दिए गए वाक्य को पढ़कर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि दिया गया वाक्य किस टेंस से रिलेटेड है, तो आज के वीडियो में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं कि दिए गए वाक्य में आपको अक्सर जो है 5 पॉइंट्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ पॉइंट आपको दिए गए वाक्य में ना मिले, लेकिन ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो आइए जानते हैं वो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं। वो 5 पॉइंट है सब्जेक्ट, यानी कि जिसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, यानी कि दिए गए वाक्य में जो भी किस तरीके का काम करता है। अगला पॉइंट होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वाज या वर। इसके बाद अगला पॉइंट होता है मेन वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, यानी कि दिए गए वाक्य में जो भी काम हो रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट है ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसको हम हिंदी में कर्म कहते हैं। और अक्सर अगर दिए गए वाक्य में आप ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाए तो आपने सिंपली एक काम करना है, दिए गए वाक्य में जो भी काम हो रहा है ना, उसके साथ आपने कुछ क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि क्या, किसे, किसको या किसकी, और जवाब जो भी आपको मिलता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। और फिर जो अगला पॉइंट है वो है रिमेनिंग, यानी ऊपर बताया गया चारों पॉइंट के अलावा जो कुछ भी बच जाता है उसे हम रिमेनिंग के तौर पे जानते हैं। ये तो सभी टेंसेस में होता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपने पॉइंट नंबर 4 यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद आप जो देखते हैं कि आपको अक्सर वहाँ अदर वर्ड्स और सिंस 4 प्लस उसके बाद टाइम मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं इसको आपने अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेना है, इसको समझ लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको अभी जो भी मैं रूल बता रहा हूँ उसमें बार बार जो है इसका जिक्र आएगा, और आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं बता दूं आपको कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, और इन 2 तरीके के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को मैं टाइप ए और टाइप बी के नाम से पुकारता हूं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि टाइप ए के सेंटेंस जो होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो किस तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो टाइप ए के वाक्यों में आपको उस तरीके के वाक्य मिलते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द यानी कि जो सवाल पूछते हैं, जैसे क्या, कब, क्यों, ये शुरुआत में नहीं आता है, ठीक है ना। ये वाक्य की शुरुआत में नहीं आता है। जैसे कि वह अभी अखबार क्यों खरीद रहा है, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है क्यों, तो क्यों जो है ये प्रश्नवाचक शब्द जो है ये वाक्य की शुरुआत में नहीं आया है। इस तरीके के जो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं इसको हम WH वर्ड के प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम इस तरीके के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब हम वहाँ उसकी शुरुआत व्हाट, हु, वेयर इत्यादि से करते हैं। और इस तरीके के प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, बल्कि हमने डिटेल में इसका जवाब देना होता है। तो टाइप बी के सवालों को भी देख ले, टाइप बी के वाक्य को भी देख ले। टाइप बी के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस उस तरीके के वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द यानी कि सवाल पूछने वाले जो शब्द होते हैं वो शुरुआत में ही आ जाता है। जैसे क्या वह अभी अखबार खरीद रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो सवाल पूछने वाला जो शब्द है क्या, वो वाक्य की शुरुआत में आ रहा है। और इस तरीके के प्रश्नों का जो जवाब हम सिंपली हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे कि क्या वह अभी अखबार खरीद रहा है, तो आप बोल सकते हैं हाँ, या आप जवाब दे सकते हैं ना, ठीक है ना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइप को समझ लेने के बाद आइए हम इसके रूल को समझ लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम टाइप ए के रूल को समझ लें। टाइप ए के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो मैं बता चुका हूं कि ये उस तरीके के वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के शुरुआत में नहीं आता है। जैसे वह अभी अखबार क्यों खरीद रहा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द जो है वो क्यों, ये वाक्य के शुरुआत में नहीं आ रहा है। तो आइए जब भी इस तरीके के वाक्य आपको मिल जाते हैं तो उसे किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है उसे सीखते हैं। सबसे पहले अगर इस तरीके के वाक्य आपको मिल जाए तो आपने झट क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो भी प्रश्नवाचक शब्द है ना दिया गया है उसकी इंग्लिश लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, तो क्यों की हमने इंग्लिश लिख देनी है वाई। फिर पॉइंट नंबर 2 में हमने हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब आप हमेशा दिए गए वाक्य के टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है जो हमारा ये जो टेंस है, ये वह अभी अखबार क्यों खरीद रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, एम या आर का, और हमारा यहाँ सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश होती है ही। तो ही के साथ हमने यूज करना है इज का, इसलिए मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया इज, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 में हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को लिखना होता है। इस वाक्य में हमारा जो सब्जेक्ट है वह है वह, और वह की इंग्लिश होती है ही। पॉइंट नंबर 4 में हमें लिखना होता है मेन वर्ब को, यानी कि जो भी क्रिया या काम के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो काम हो रहा खरीदना का, खरीदना के इंग्लिश बाय, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हमने इसके आईएनजी फॉर्म को लिखना, और ये हो गया बाइंग। फिर पॉइंट नंबर
5 में हमने क्या लिखना होता है, पॉइंट नंबर 5 में हमने ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने सवाल पूछना है क्या किसे किसको सब्जेक्ट वर्ब के साथ, तो हम पूछेंगे कि वह अभी क्या खरीद रहा है, तो आपको जवाब मिलेगा अखबार, ठीक है ना। तो अखबार की इंग्लिश होती है न्यूज़पेपर, जो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने रिमेनिंग को लिखना है। देखिए पूरे वाक्य में जो रिमेनिंग बच रहा है वो बच रहा है अभी, अभी की इंग्लिश होती है नाउ। और उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे आखिर में क्वेश्चन मार्क को लिखना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से बड़े आराम से हमने स्टेप बाय स्टेप जो है सिस्टमेटिक वे से वह अभी अखबार क्यों खरीद रहा है, इसको हमने जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। और इस रूल के जरिए वह अभी अखबार क्यों खरीद रहा है इसकी इंग्लिश बन गई वाई इज ही बाइंग न्यूज़पेपर नाउ, ठीक है। तो देखा आपने किस तरह से बड़े आराम से हमने टाइप ए के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आइए इस तरीके से हम टाइप बी के वाक्य को देख लें। टाइप बी का वाक्य मैंने क्या बताया था आपको, टाइप बी का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो इस तरीके का वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वाक्य की शुरुआत में आता हो, जैसे कि क्या वह अभी अखबार खरीद रहा है। तो हमने इस वाक्य को भी हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना है। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल को समझना है, तो इस टाइप बी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपने अलग से कोई रूल जो है यूज़ नहीं करना, आपने स्मार्ट वे में एक काम करना है। बस आपने क्या करना है, टाइप ए का जो रूल मैं आपको बता चुका ना, इसे टाइप ए के रूल को आपने कॉपी करना है और इसी टाइप ए के रूल को आपने टाइप बी में पेस्ट कर देना है। बस स्मार्ट वे में आपने एक ही काम करना है कि आपको टाइप बी के वाक्य को जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो उसकी शुरुआत आपने प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश से नहीं करनी है। यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द जो यहाँ पे क्या दिया है उसकी इंग्लिश आपने व्हाट नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने एक ही काम करना है। मैंने क्या बताया, स्मार्ट वे में आपने कॉपी पेस्ट करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करी है रूल को, तो इसके रूल को मैं बता रहा हूँ, पहले रूल को समझ जाइए, फिर हमें एक एक करके इस वाक्य यानी कि क्या वह अभी अखबार खरीद रहा है इसके वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। कॉपी करना है टाइप ए को के रूल को टाइप बी में आपने पेस्ट कर देना है। क्या, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, लिखा हमने, तो यह देखिए अभी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है। यहाँ पे मेन वर्ब, तो यहाँ पर भी मेन वर्ब। टाइप ए में भी यहाँ ऑब्जेक्ट और टाइप बी में भी यहाँ ऑब्जेक्ट। टाइप ए में भी यहाँ रिमेनिंग और टाइप बी में भी यहाँ रिमेनिंग। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। यानी कि आपने क्या करना है, बस सिर्फ और सिर्फ टाइप ए के रूल को अच्छे तरीके से बारीकी से समझ लेना है और आपने टाइप बी में उसी का यूज़ करना है कॉपी पेस्ट करते हुए स्मार्ट वे में। बस आपने क्या नहीं करना, आपने इस वाक्य की शुरुआत यानी टाइप बी के वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश से नहीं करना है, तो किससे करना है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है ना। तो इस बात को आप जरूर समझ गए होंगे। तो आइए अब इसी रूल को यूज़ करते हुए यानी कि टाइप ए में जो रूल सीखा उसी को यूज़ करते हम टाइप बी के वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश नहीं लिखनी है, शुरुआत करनी है हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या वह अभी अखबार खरीद रहा है, इसमें सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है वह और टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो हमने यहाँ इज एम आर में से एक का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ हमें जो सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ ही मिला है, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम यहाँ करेंगे इज का प्रयोग, ठीक है ना। उसके बाद हमने पॉइंट 2 में ऑब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ ही है। उसके बाद हमने मेन वर्ब को लिखना, मेन वर्ब हमारा यहाँ खरीदना हो, खरीदना के लिए बाई है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हमने आईएनजी का यूज़ करना है, तो यूज़ करना है, तो बाइंग हो गया। फिर चौथे में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा न्यूज़पेपर, हमने यहाँ से लिख दिया। पॉइंट नंबर 5 में हमने जो रिमेनिंग बच रहा है, पॉइंट नंबर 5 में हमारा जो रिमेनिंग बच रहा है उसे लिखना है। रिमेनिंग यहाँ पे 9 बच रहा है और सबसे आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट हमने जो ये वाक्य है क्या वह अभी अखबार खरीद रहा है, इसको जो समझा उसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, उसकी इंग्लिश बन जाएगी इज ही बाइंग न्यूज़पेपर नाउ, ठीक है ना। तो देखा आपने किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ टाइप ए यानी ए के रूल को समझने के जरिए हमने दूसरे तरीके के वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में बड़े आराम से ट्रांसलेट करना सीख लिया, ठीक है ना। तो आइए अब इसी तरीके के टाइप ए और टाइप बी के रूल का यूज़ करते हुए हम कुछ वाक्य को यहाँ हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहला वाक्य है हमारा, तुम अभी पिज्ज़ा क्यों खरीद रहे हो। तो क्यों यानी प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में ये है वाक्य की शुरुआत में नहीं आ रहा है, तो ये टाइप ए का जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हमने इसका रूल यूज़ करना है टाइप ए वाला। तो टाइप ए का मैंने रूल क्या होता है, WH वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। WH वर्ड यानी कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द में जो भी प्रश्नवाचक शब्द उसकी इंग्लिश लिखनी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करना, फिर मेन वर्ब का यूज़ करना, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना, फिर रिमेनिंग को, और सबसे आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क को लिखना है। तो आइए इस रूल का यूज़ करते हुए तुम अभी पिज्ज़ा क्यों खरीद रहे हो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें टाइप ए का जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल यूज़ करना है। और क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, सबसे पहले क्यों इंग्लिश होती है वाई, और क्योंकि अब ये रहे हो आ रहा है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिए हमने एज एम आर का यूज़ करना है, और सब्जेक्ट तो हमें यू मिला है, तो यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आर का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब का, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है।
तो हमने प्रश्नवाचक शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया, उसके बाद हमने क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है यहाँ हमारा तुम की इंग्लिश होती है यू, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने मेन वर्ब को लिखना, मेन वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है, खरीदना खरीदना बाय, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसलिए हमने इसका आईएनजी फॉर्म लिख दिया, वो हो गया बाइंग। फिर अगले पॉइंट में हमने ऑब्जेक्ट को लिखना, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा कि तुम अभी क्या खरीद रहे हो पूछेंगे तो जवाब मिलेगा पिज्जा, तो ये हमारा पिज्जा हमारा ऑब्जेक्ट है। और सबसे आखिर में लिखेंगे रिमेनिंग को, सबसे आखिर में बच गया ना अभी की इंग्लिश होती है नाउ। इस तरीके से तुम अभी पिज्जा क्यों खरीद रहे हो, बड़े आराम से इस वाक्य को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा, और वो क्या बना, वाई आर यू बाइंग पिज्जा नाउ। ठीक है ना। तो आइए अब दूसरे वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। यह वह आज को इंग्लिश क्यों सीख रहा है, तो ये भी टाइप ए का ही जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने इसको भी टाइप ए का ही रूल यूज़ करना है। क्योंकि इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाई, क्योंकि रही आ रहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो एज एम आर का यूज़ करना है। यहाँ सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश होती है ही के अकॉर्डिंग हमने इज का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, तो मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ कर दिया, एज। फिर पॉइंट नंबर 3 में हमने सब्जेक्ट को यूज़ करना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश होती है ही, जो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने मेन वर्ब को लिखना है, यानी कि जो भी काम हो रहा है, सीखने की इंग्लिश लर्न, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसमें हमने इसमें आईएनजी का फॉर्म यूज़ करना है, तो लर्न की जो आईएनजी फॉर्म होगी वो होगी लर्निंग। उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट यहाँ पूछेंगे वह आजकल क्या सीख रहा है, तो जवाब मिलेगा आपको इंग्लिश की, यहाँ मैंने इंग्लिश लिख दी, यह है इंग्लिश। उसके बाद हमने क्या लिखना, सबसे आखिर में रिमेनिंग को लिखना था। इस पूरे वाक्य में क्या बच गया, आजकल की इंग्लिश होगी नाउ डेज, और सबसे आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क को लिखना है, ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से वह आजकल इंग्लिश क्यों सीख रहा है, इस वाक्य की इंग्लिश बन गई वाई इज ही लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज। ठीक है। तो इस तरीके से दूसरे वाक्य की भी इंग्लिश हमने बना ली। अब हम तीसरे वाक्य को बनाते हैं इंग्लिश में। वे लोग कल इस पहेली को कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी जो प्रश्नवाचक शब्द है ये वाक्य की शुरुआत में नहीं आ रहा है, तो ये टाइप ए के ही सेंटेंस है। तो टाइप ए के सेंटेंस तो कैसे की इंग्लिश सबसे पहले हमें लिखनी है, कैसे की इंग्लिश क्या होगी, हाउ। तो आप देखेंगे ये कौन सा टेंस है, ये लास्ट में देखिए ये आप लिखा आ रहा है करे, ये लिखा हुआ वे लोग कल इस पहेली को कैसे हल करेंगे, तो फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है ये सेंटेंस है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल का यूज़ करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट है दे के साथ हमने विल का यूज़ करना होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, तो मैंने यहाँ लिख दिया विल। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को। आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट इस वाक्य में क्या, वे लोग की इंग्लिश होती है दे। उसके बाद हमने क्या लिखना होता है, उसके बाद हमने मेन वर्ब को लिखना था, यानी जो भी काम हो रहा है इस वाक्य में, जिस काम के बारे में बात की जा रही है वो हल करना की इंग्लिश होगी सॉल्व। ठीक है ना। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इस पूरे वाक्य में हम ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए पूछेंगे वे लोग कल क्या हल करेंगे, तो हमें जवाब मिलेगा इस पहले, तो इस पहले की इंग्लिश होगी दिस रिडल। ठीक है ना। उसके बाद हम लिखेंगे रिमेनिंग को, यानी जो कुछ भी बचा रह गया, बचा रह गया है कल, और कल की इंग्लिश होगी टुमारो। और सबसे आखिर में हमने क्या यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क का, और मैंने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से वे लोग कल इस पहेली को कैसे हल करेंगे, इसकी इंग्लिश बन जाएगी हाउ विल दे सॉल्व दिस रिडल टुमारो। ठीक है ना। तो आइए इसके बाद हम कुछ ऐसे वाक्य को देख ले जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो। तो ये वाक्य है तुम सुबह क्या पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर भी हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है ये वाक्य की शुरुआत में नहीं आ रहा, तो ये भी टाइप ए के ही जो है ये टाइप ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही वाक्य, तो इसी रूल का हमने यूज़ करना है। सबसे पहले क्या की इंग्लिश हम लिखनी है व्हाट, उसके बाद हमने लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब को। इसके लिए हम पहले रूल को सेंटेंस को देखें कौन सा टेंस है, ये टेंस है रहे थे यानी पास्ट कंटिन्यूअस, और उसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब का यूज़ करना है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हम वर्ब को लिखते हैं। ठीक है ना। तो हमने यहाँ वर्क का यूज़ कर दिया। उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, उसके बाद हमने लिखना होता है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश होगी हमने यहाँ पे लिख दी यू। उसके बाद हमने मेन वर्ब को लिखना होता है, मेन वर्ब यानी कि काम क्या हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है पढ़ने की इंग्लिश तो रीड, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम जानते हैं इसमें हमने आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये हमने रीड का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ कर दिया, वो हो गया रीडिंग। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को लिखना होता है, देखिए वाक्य में ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे क्या है, तो हम देखेंगे उस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो भी तो मैंने बताया कि ये कुछ ऐसे वाक्य जिसमें हमने सेंटेंस जो है विदाउट ऑब्जेक्ट को यूज़ करना, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम सीधे पहुंचेंगे रिमेनिंग में क्या है सुबह, तो बच रहा है सुबह की इंग्लिश होती है इन द मॉर्निंग। और सबसे आखिर में हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को भी लिखना है। क्वेश्चन मार्क को लिखना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। इस तरीके से तुम सुबह क्या पढ़ रहे थे, इस वाक्य की इंग्लिश बन गई व्हाट वर यू रीडिंग इन द मॉर्निंग। दूसरे वाक्य को देख लें, वे लोग वहाँ क्या पूछ रहे थे, यहाँ भी प्रश्नार्थक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, तो ये टाइप ए के ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल हमें यूज़ करना है। क्या की इंग्लिश हमने सबसे पहले लिखनी है व्हाट। उसके बाद हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो देखिए रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एज एम आर का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट है हमारा वे लोग यानी कि दे के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आर का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया आर। उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है यहाँ पे वे लोग की इंग्लिश होगी दे। उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है मेन वर्ब यानी कि जो भी वाक्य में काम हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है पूछना की इंग्लिश होती है आस्क। लेकिन
लेकिन आस्क क्योंकि हम सिर्फ आस्क नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हम इसके साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो आस्क की आईएनजी फॉर्म हो जाती है आस्किंग। क्योंकि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं तो हमने ऑब्जेक्ट को नहीं लिखना, आखिर में हमने रिमेनिंग को लिखना है। इस पूरे वाक्य में रिमेनिंग देखेंगे क्या बच रहा है, तो वहाँ की इंग्लिश होती है देयर, और इस तरीके से सबसे आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क को भी लिख देना है। और इस तरीके से वे लोग वहाँ क्या पूछ रहे हैं इसकी इंग्लिश बन जाएगी व्हाट आर दे आस्किंग देयर, ठीक है ना। आइए इस तरीके से आखिरी वाक्य को भी देख लिया। आखिरी वाक्य वे रोज सुबह क्यों हंसता है, तो यहाँ भी जो प्रश्नवाचक शब्द है ये क्यों, ये वाक्य के शुरुआत में नहीं आ रहा, तो ये भी टाइप ए का ही सेंटेंस हुआ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो हमने क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है, क्यों की इंग्लिश मैंने लिख दी यहाँ पे वाई, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम देखते हैं कि हंसता है, ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमने यहाँ डू या डस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है वह यानी ही के साथ हम डस का यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया डस। उसके बाद हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है हमारा वह की इंग्लिश होगी ही। उसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब को, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है तो हमने सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना है, तो हंसता है, हंसने की इंग्लिश होगी लाफ। उसके बाद हमने इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्योंकि हमें नहीं दिया गया है तो हमने सबसे आखिर में हमने रिमेनिंग को लिखना है, तो रिमेनिंग में है रोज सुबह की इंग्लिश होगी एवरी मॉर्निंग। और सबसे आखिर में हमने लिख देना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क को। इस तरीके से वह रोज सुबह क्यों हंसता है की इंग्लिश बन जाएगी व्हाई डज ही लाफ एवरी मॉर्निंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इस तरीके के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आइए अब हम टाइप बी के कुछ वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। टाइप बी के वाक्य में क्या बता चुका हूं आपको। टाइप बी के वाक्य में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो वाक्य के शुरुआत में ही आता है। और इस तरीके का रूल क्या होता है, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर मेन वर्ब को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और सबसे आखिर में लिखते हैं रिमेनिंग को, और फिर लिख देते हैं हम वहाँ क्वेश्चन मार्क को, ठीक है ना। तो आइए ये वाक्य है, क्या तुम रोज इंग्लिश का अखबार पढ़ते हो, इसको हम इसी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए ये जो टेंस है ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में डू या डस का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, और हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम के साथ हमने यू तुम यानी कि उसकी इंग्लिश होती है यू के साथ हमने यूज़ करना होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सबसे पहले डू को। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिखना होता है, सब्जेक्ट है यहाँ पे तुम की इंग्लिश होती है यू। उसके बाद हमने मेन वर्ब को लिखना होता है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना है, तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट को। इस पूरे वाक्य में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, तुम रोज यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई तुम रोज सुबह क्या पढ़ते हो, तो हमें जवाब मिलेगा अखबार। अखबार की इंग्लिश होती है इंग्लिश का अखबार, तो इंग्लिश का अखबार की इंग्लिश होगी इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है ना। उसके बाद रिमेनिंग को देखेंगे, रिमेनिंग में जो बचा गया है वो बचा रह गया रोज की इंग्लिश होती है एवरीडे, और सबसे आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क को लिख देना होता है। इस तरह से क्या तुम रोज इंग्लिश का अखबार पढ़ते हो, इसकी इंग्लिश बन जाएगी डू यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरीडे, ठीक है ना। इस तरीके से आइए आगे के कुछ और वाक्यों को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। तो दूसरा वाक्य, क्या वह सुबह गीत गा रहा था, तो देखिए रहा था रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वाज या वर का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वह के साथ हमने वाज का यूज़ करना है, इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज का यूज़ कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट को लिखना होता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा वह की इंग्लिश होगी ही। उसके बाद हमने मेन वर्ब को लिखना होता है, यानी कि जो भी काम हो रहा है यहाँ गीत गाना का, तो गाने की इंग्लिश होता है सिंग, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है, तो सिंग का बन जाएगा सिंगिंग। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को लिखना है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तुम सुबह क्या गा रहे थे, तो जवाब मिलेगा गीत की इंग्लिश होती है सॉन्ग। उसके बाद हम रिमेनिंग को लिखेंगे, रिमेनिंग बचा रह गया सुबह की इंग्लिश होती है इन द मॉर्निंग, और सबसे आखिर में हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन मार्क को। इस तरीके से क्या वह सुबह गीत गा रहा था की इंग्लिश जो बन गई वो बन गई वाज ही सिंगिंग सॉन्ग इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से आइए तीसरे वाक्य को देख लें। तीसरा वाक्य, क्या वे लोग बाजार में किताबें खरीद रहे थे, तो देखिए रहा था रहे थे अगर आ जाता है वाक्य में तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वाज या वर का यूज़ करना है, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वे लोग की इंग्लिश होती है दे, तो दे के साथ हमने क्या यूज़ करना है वर का, ठीक है ना। तो हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ पे दे के साथ वर का यूज़ करना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले वर। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट है यहाँ वे लोग की इंग्लिश होती है दे। उसके बाद हमने मेन वर्ब को लिखना होता है, मेन वर्ब यानी काम हो रहा खरीदना, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हमने आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, खरीदने की इंग्लिश होता है बाय, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी इसकी बाइंग, ठीक है ना। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है वे लोग बाजार में क्या खरीद रहे थे, तो मालूम चलेगा किताबें की इंग्लिश होगी बुक्स, ठीक है ना। उसके बाद हम रिमेनिंग को लिखेंगे, रिमेनिंग में बचा रह गया बाजार में की इंग्लिश होती है इन द मॉर्निंग, और सबसे आखिर हमने क्वेश्चन मार्क को लिख दिया। इस तरीके से क्या वे लोग बाजार में किताबें खरीद रहे थे, इस वाक्य का जो इंग्लिश बन जाएगा वो बन जाएगा वर दे बाइंग बुक्स इन द मार्केट, ठीक है ना। अब इसके बाद हम कुछ ऐसे वाक्य को देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो आइए इसको भी सीख ले। क्या वह अब दौड़ेगा, तो देखिए क्या वह दौड़ेगा, ये वाक्य फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में हमने
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने शैल या विल का यूज़ करना होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट हमें वह मिला है तो वह यानी ही के साथ हमने विल का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो हमने यहाँ लिख दिया विल। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ वह की इंग्लिश होगी ही। उसके बाद हमने मेन वर्ब को लिखना है, यानी कि जो भी काम हो रहा है, दौड़ने का दौड़ना की इंग्लिश रन। क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट को नहीं लिखना, हमने आखिर में रिमेनिंग को लिखना है। रिमेनिंग है अब, तो अब की इंग्लिश होगी नाउ, और सबसे आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क लिखना है। इस तरह से क्या वह अब दौड़ेगा, इसकी इंग्लिश बन जाएगी विल ही रन नाउ। ठीक है ना, इस तरीके से इस वाक्य की भी इंग्लिश बन गई। अब हम देखेंगे अगले वाक्य को। अगला वाक्य, क्या वह उस वक्त खांस रहा था। तो देखिए यहाँ रहा था रही थी आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब भी वाक्य में रहा था आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। हमने यहाँ पे अब क्या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या यूज़ करना है, वाज या वर का, और यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश होती है ही या सी, तो हमने इसके साथ वॉस का प्रयोग करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ कर दिया वॉस का। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे वह की इंग्लिश होगी ही। फिर हमने यहाँ पे मेन वर्ब को लिखना, मेन वर्ब यानी जो भी काम हो रहा है। देखिए काम हो रहा है, खांसने की इंग्लिश होती है कफ, लेकिन ये क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसके बाद हमने आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, तो ये हो गया कफिंग। उसके बाद क्योंकि दिए गए वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हमने इसलिए नहीं लिखना, हम लिखेंगे रिमेनिंग को। रिमेनिंग में जो बचा रह गया वो बचा रह गया उस वक्त की होंगी एट दैट टाइम। और सबसे आखिर में हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क को, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने दे दिया। इस तरीके से जो ये वाक्य हमारा, क्या वह उस वक्त खांस रहा था, इसकी इंग्लिश बन जाएगी वाज ही कफिंग एट दैट टाइम। ठीक है ना। इसके बाद आइए हम सबसे आखिरी वाक्य को लिख लेते हैं, जान लेते हैं कि इस वाक्य को भी हमने हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। सबसे आखिरी वाक्य है, क्या वे लोग अभी सो रहे हैं, तो रहा है रही आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज, एम या आर का यूज़ करना होता है, और इज एम आर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है वे लोग की होती है दे के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने यहाँ पे आर का यूज़ करा है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट है यहाँ पे वे लोग की होती है दे। ठीक है। उसके बाद हमने मेन वर्ब को लिखना है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो मेन वर्ब प्लस आईएनजी को यूज़ करेंगे, इसलिए सोना जो वर्ब हो रहा है उसके साथ हमने आईएनजी लिख दिया, तो वो हो गया जो सोना का जो वर्ब है स्लिप, उसके साथ अगर आईएनजी को लिख दिया तो क्या बन गया, वो स्लीपिंग। ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इस वाक्य में तो हमें सबसे आखिर में रिमेनिंग को लिखना है। रिमेनिंग में यहाँ पे बच रहा है अभी की इंग्लिश होती है नाउ, और सबसे आखिर में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क को। इस तरह से क्या वे लोग अभी सो रहे हैं की इंग्लिश बन जाएगी आर दे स्लीपिंग नाउ। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने टाइप बी के वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आइए जब हम इंटरोगेटिव वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख चुके हैं तो अब मैं आपको बताता हूं कि भाई नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को आपने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। इसके रूल को भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें भी टाइप ए और टाइप बी के वाक्य आपको मिलेंगे, यानी कि एक टाइप ए उस तरीके के वाक्य जिसमें आपको इंटरोगेटिव जो सवाल पूछने वाला जो शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य की शुरुआत में नहीं मिलेगा, प्लस में प्रश्नवाचक शब्द इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है जो सवाल पूछते हैं वो वाक्य के शुरुआत में नहीं मिलेगा, बल्कि वो कहीं आगे को मिलेगा, और इसके साथ आपको नहीं भी इस सेंटेंस में मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे वह सुबह किताब क्यों नहीं खरीद रहा था, और टाइप बी का सेंटेंस उस तरीके का सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आपको उस वाक्य की शुरुआत में मिल जाएगा और इसके साथ आपको नहीं भी मिल जाएगा। जैसे क्या वह सुबह किताब नहीं खरीद रहा था। तो आइए इसके रूल को डिस्कस कर लेते हैं। इसके रूल में क्या है, इसके रूल में आपको कुछ अलग से कोई रूल याद नहीं करना, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है रूल है वो याद करना है, वो मैंने बताया था टाइप ए का रूल। तो टाइप ए का रूल जो है आपने क्या करना है, टाइप ए का रूल जो आपने सीखा था उसमें आपने बस एक ही काम करना है। टाइप ए के रूल में आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर देना है, और जो टाइप बी के रूल को आपने जो सीखा था उसमें भी आपने क्या कर देना है, उसमें भी आपने सब्जेक्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ नॉट को लिख देना है। बस इस तरीके से आपका वो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यानी कि आपको रूल के तौर पर लिखना है WH वर्ड सबसे पहले, यानी कि अगर टाइप ए के वाक्य मिल जाए तो आपको सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द उसकी इंग्लिश लिखनी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर मेन वर्ब को लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है और रिमेनिंग को लिखना है, और आखिर में आपको लिखना है क्वेश्चन मार्क को। और अगर आपको टाइप बी के वाक्य मिल जाए नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, फिर सब्जेक्ट को लिखना है, फिर नॉट को लिखना है, फिर मेन वर्ब को लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर रिमेनिंग को, और सबसे आखिर में आपको लिखना है क्वेश्चन मार्क को। आइए इसी तरीके से इन वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो ये वाक्य है, वह सुबह किताब क्यों नहीं खरीद रहा था। तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द ये वाक्य की शुरुआत में नहीं मिला ना, तो ये भी टाइप ए का वाक्य हो गया, प्लस में इसमें नहीं भी लिखा हुआ आ रहा है। तो आइए इसके लिए हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस रूल में हमने सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज़ कर देना है। ठीक है ना। तो टाइप ए का रूल जो था हमने उसी को यूज़ करना है यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश लिखनी है, क्योंकि इंग्लिश लिख दी हमने वाई। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने हेल्पिंग
वर्ब को लिखना है। आइए देखेंगे ये कौन सा टेंस है, ये इसमें आ रहा लास्ट में रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने या तो वाज का यूज करना है या वर का, और यहाँ इसके लिए हमने सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट है वह के साथ हमने वाज का यूज करना है, इसलिए हमने वाई के बाद लिख दिया, वाई के बाद हमने लिख दिया वाज। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट है यहाँ पे वह की इंग्लिश होती है ही, मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे लिख दिया हमने यहाँ पे ही को, यानी कि वह की इंग्लिश होती है ही। उसके बाद हमने क्या करना, हमने यहाँ पे सिर्फ नॉट को लिखना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया नॉट। उसके बाद हमने क्या करना, मेन वर्ब को लिखना, मेन वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है, खरीदना की इंग्लिश बाय, लेकिन क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए बाय के साथ आईएनजी का यूज करना है, तो बन गया बाइंग। उसके बाद हमने लिखना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यहाँ हम पूछेंगे कि वह सुबह क्या खरीद रहा था, तो हमें मालूम चलेगा किताब की इंग्लिश होती है बुक। उसके बाद रिमेनिंग में क्या बचा रहेगा, रिमेनिंग बचा रहेगा इन द मॉर्निंग, जो कि यहाँ है सुबह, है ना, सुबह की इंग्लिश होती है इन द मॉर्निंग, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लिखना है, तो इस तरीके से वह सुबह किताब क्यों नहीं खरीद रहा था, इसकी इंग्लिश बन जाएगी वाई वॉज ही नॉट बाइंग बुक इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इस वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आइए अगले तरीके के वाक्य को देख ले। अगला वाक्य, क्या वह सुबह किताब नहीं खरीद रहा था, तो इसके लिए हमने क्या करना, टाइप बी का रूल यूज़ करना, और ये क्योंकि डब्ल्यू यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य की शुरुआत में है, तो हमने वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करनी है, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए वाज या वर का यूज़ करना है। हमने सब्जेक्ट को देखना है, इसके पहले सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश होती है, वह की इंग्लिश होती है ही के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ करना है वाज को, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ वो वाज लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट है हमारा वह की इंग्लिश होती है ही। उसके बाद हमने यहाँ पे नॉट को लिखना होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट। उसके बाद हमने मेन वर्ब को यूज़ करना, मेन वर्ब यानी कि काम क्या हो रहा है, खरीदना बाय, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हमने आईएनजी फॉर्म को लिख दिया, वो बन गया बाइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के लिए पूछेंगे कि क्या वह सुबह क्या नहीं खरीद रहा था, तो हमें जवाब मिलेगा किताब तो किताब की इंग्लिश होगी बुक, ठीक है ना। उसके बाद आखिर में रिमेनिंग को लिखना, रिमेनिंग क्या है यहाँ पे, रिमेनिंग बच गया वह है सुबह, तो सुबह की इंग्लिश होती है इन द मॉर्निंग। और आखिर में हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को लिख दिया। इस तरीके से जो ये पूरा वाक्य है, क्या वह सुबह किताब नहीं खरीद रहा था, इसकी इंग्लिश बन जाएगी वॉज ही नॉट बाइंग बुक इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बड़े आराम से इस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आइए अब कुछ और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए आपको ये दोनों ही रूल याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये पहला सेंटेंस है, उसने अभी तक असाइनमेंट जमा क्यों नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर जो, क्योंकि जो प्रश्नवाचक शब्द है ये शुरुआत में नहीं आ रहा, तो ये टाइप ए का सेंटेंस है, तो हमने इसी रूल को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने जो भी वाक्य दिया गया है प्रश्नवाचक शब्द में, जो भी प्रश्नवाचक शब्द के तौर पर जो भी शब्द मिला है उसकी इंग्लिश लिखनी है। क्यों की इंग्लिश लिखनी है, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। अब देखिए ये सवाल जो पूछा गया है, ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या तो हैज़ का या हैव का यूज़ करना है, क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट नंबर 2 में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, तो हैज़ और हैव के में से किसी एक को हम यूज़ करेंगे। और इसके लिए हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट है उसने की इंग्लिश होती है ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ को, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हैज़। फिर हमने अगले पॉइंट पे लिखना है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा उसने की इंग्लिश होती है ही। फिर क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम नॉट का यूज़ करना सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो मैंने यहाँ लिख दिया नॉट। उसके बाद हमने मेन वर्ब को यूज़ करना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए यहाँ वर्ब की तीसरी फॉर्म को लिखना। यहाँ पे काम हो रहा है जमा करना की जिस काम के बारे में बताया जा रहा है वो है जमा करना की इंग्लिश होती है सबमिट की थर्ड फॉर्म होती है सबमिटेड, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो हम यहाँ पूछेंगे कि उसने अभी तक क्या नहीं जमा किया, तो जवाब मिलेगा असाइनमेंट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, मैंने इसको लिख दिया। आखिर में हम लिखते हैं रिमेनिंग को, जो कुछ बचा रह गया अभी तक की इंग्लिश होती है येट। और सबसे आखिर में हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को लिख देना, तो मैंने यहाँ लिख दिया। और इस तरीके से जो ये वाक्य उसने अभी तक असाइनमेंट जमा क्यों नहीं किया, इसकी इंग्लिश बन गई वाई हैज़ ही नॉट सबमिटेड असाइनमेंट येट, ठीक है ना। आइए इस तरीके से दूसरे वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। दूसरा वाक्य है, विद्यार्थियों ने सुबह होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया था। क्योंकि यहाँ पर भी जो प्रश्नवाचक शब्द है ये वाक्य की शुरुआत में नहीं आ रहा, तो टाइप ए का ही ये वाक्य है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी शुरुआत क्यों से ही करते हैं, क्योंकि इंग्लिश लिख देते हैं, ये लिख देते हैं वाई, है ना। क्योंकि ये वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने यहाँ पे हैड का यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया हैड को, लिख दिया हैड को। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिखना है। इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है विद्यार्थी की इंग्लिश होती है स्टूडेंट, क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हमने नॉट को भी लिखना है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो मैंने यहाँ लिख दिया नॉट। उसके बाद हमने मेन वर्ब को लिखना है, यानी कि जिस भी काम के बारे में बात की जा रही है, काम हो रहा है यहाँ पे पूरा करना, तो पूरा करने की होती है कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। उसके बाद हमने लिखना ऑब्जेक्ट को, हम पूछेंगे विद्यार्थी ने सुबह क्या पूरा नहीं किया था, तो जवाब मिलेगा होमवर्क, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने रिमेनिंग को लिखना है, यानी कि आखिर में जो कुछ बच जाए, इस पूरे वाक्य में जो आखिर में बच रहा है वो बच रहा है सुबह की इंग्लिश होती है इन द मॉर्निंग। और सबसे आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क को लिखना बिल्कुल भी नहीं बोलना है। इस तरीके से ये जो पूरा वाक्य है, विद्यार्थियों ने सुबह होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया था, इसकी जो इंग्लिश बन जाएगी वो बन जाएगी वाई हैड स्टूडेंट नॉट कंप्लीटेड होमवर्क इन द
मॉर्निंग। तो देखा आपने किस तरीके से बड़े आराम से हमने टाइप ए के इस तरीके के नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आइए अब हम टाइप बी के नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो टाइप बी का जो पहला सेंटेंस है वो है, क्या तुम सुबह चाय पी रहे थे? तो यहाँ पर क्योंकि रहा था रहे थे आ रहा है और यहाँ पे वाक्य में जो है प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आ रहा है, तो टाइप बी का ही वाक्य है ये। तो इसी रूल को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है उसके लिए हम देखेंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो हमने वाज या वर का यूज़ करना है। वाज या वर का यूज़ करेंगे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिया गया है तुम की यू के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है वर को, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर। उसके बाद हमने लिखना है सब्जेक्ट को। देखिए इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? तुम की इंग्लिश होती है यू, तो मैंने ये लिख दी यू। उसके बाद हमने तुरंत नोट को लिखना है यू के तुरंत बाद, क्योंकि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मैंने यहाँ लिख दिया नॉट। उसके बाद हमने मेन वर्ब को लिखना है। मेन वर्ब यानी कि जिस भी काम के बारे में यहाँ बात की जा रही है, तो देखिए जिस काम के बारे में बात की जा रही है वो है चाय का पीना, तो चाय पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, लेकिन क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हमने ड्रिंक के साथ आईएनजी का यूज़ करना है, तो आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, तो ये बन जाएगा ड्रिंकिंग। उसके बाद हमने क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा चाय, क्योंकि अगर हम पूछेंगे कि तुम सुबह क्या नहीं पी रहे थे, जवाब मिलेगा चाय, तो इसलिए चाय की इंग्लिश हमने लिख दी टी, जो कि हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने आखिर में लिखना रिमेनिंग को। रिमेनिंग हो गया सुबह। सुबह जो भी बच रहा है यहाँ पे इन द मॉर्निंग, है ना, जिसकी जो है सुबह, जिसकी इंग्लिश होती है इन द मॉर्निंग। और सबसे आगे हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। इस तरह से क्या तुम सुबह चाय नहीं पी रहे थे, इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? इसकी इंग्लिश बन जाएगी वर यू नॉट ड्रिंकिंग टी इन द मॉर्निंग। ठीक है ना। आइए दूसरे वाक्य को देख ले। दूसरा वाक्य है, क्या वे लोग टीवी पर समाचार नहीं देख रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर भी जो है क्या सबसे वाक्य के शुरुआत में ही आ गया है, ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरुआत में आया, ये भी टाइप बी का ही वाक्य है। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, लेकिन ये देखेंगे कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम या आर को यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। लेकिन सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? वे लोग। वे लोग यानी कि दे के साथ हमने किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है? आर का, तो मैंने ये लिख दिया आर। उसके बाद हमने लिखेंगे हमने लिखना है सब्जेक्ट को। दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? क्या वे लोग समाचार नहीं देख रहे हैं? यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वे लोग। वे लोग की इंग्लिश होती है दे। उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने नॉट को लिखना है, तो देखिए मैंने लिख दिया नॉट। उसके बाद हमने मेन वर्ब को लिखना है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है। यहाँ वर्ब जो हो रहा है वो देखना के लिए, तो वॉच इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी वॉचिंग। उसके बाद हमने लिखना ऑब्जेक्ट को हम पूछेंगे क्या वे लोग यहाँ पूछेंगे कि वे लोग टीवी पर क्या नहीं देख रहे हैं, तो हमें जवाब मिलेगा समाचार, जिसकी इंग्लिश होती है न्यूज़। ठीक है ना। उसके बाद हम लिखेंगे रिमेनिंग को। इस पूरे वाक्य में जो आखिर में बच गया वो बच गया टीवी पर, तो टीवी पर की इंग्लिश होती है ऑन टीवी। और सबसे आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क को लिख दिया। इस तरीके से जो पूरा वाक्य है, क्या वे लोग टीवी पर समाचार नहीं देख रहे हैं, इसकी इंग्लिश बन जाएगी आर दे नॉट वॉचिंग न्यूज़ ऑन टीवी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हिंदी से इंग्लिश में बड़े आराम से टाइप ए और टाइप बी के वाक्य को भी ट्रांसलेट करना सीख लिया। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वो ये कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें आमतौर पे तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद, रूल में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम जब इंग्लिश स्पोकन में हम जब इस रूल को यूज़ करते हैं, तो हमने क्या देखा है, अक्सर इसमें हमने क्या करना होता है, स्पोकन इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। इसलिए जो टाइप ए में आपको पहला वाक्य है उसने अभी तक असाइनमेंट जमा क्यों नहीं किया है, यहाँ पे लिखा है ना वाई हैज़ ही नॉट सबमिटेड असाइनमेंट येट, ये तो हमने जनरली जो इंग्लिश ग्रामर में हमने लिख दिया, ये लिख दिया। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आपको यही सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है आपको नॉट उसके सब्जेक्ट मिल जाएगा, और इस तरीके से ये जो वाक्य जो आपको बना मिल जाएगा वो मिल जाएगा व्हाई हैजंट ही सबमिटेड असाइनमेंट येट। तो इसलिए अगर आपको व्हाई हैज ही नॉट सबमिटेड असाइनमेंट येट और व्हाई हैजंट ही सबमिटेड असाइनमेंट येट, ये दोनों वाक्य अगर मिल जाए तो आप ये मत समझिएगा कि जो रूल तो हमने कुछ और सीखा तो ये ना जाने क्या कह रहे हैं। फ़र्क इतना है कि ये जो वाक्य है ये हमने अक्सर हम जो रिटन इंग्लिश में यूज़ करते हैं, और इस तरीके का वाक्य हम स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। इस तरीके से टाइप बी में जो पहला वाक्य है, क्या तुम सुबह चाय नहीं पी रहे थे, इसकी इंग्लिश जो है हमने लिखा है वर यू नॉट ड्रिंकिंग टी इन द मॉर्निंग, इस रूल को यूज़ करते हुए। लेकिन हमने क्या करना है, जब स्पोकन में इसको यूज़ करना है तो हमने क्या यूज़ करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट को यूज़ नहीं करते हुए हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को यूज़ कर देना है। इसीलिए क्या तुम सुबह चाय नहीं पीते यानी कि वर यू नॉट ड्रिंकिंग टी इन द मॉर्निंग को हम इस तरीके से स्पोकन बोलते हैं वरंट यू ड्रिंकिंग टी इन द मॉर्निंग। ठीक है ना। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। इस दोनों ही तरह के वाक्य अगर आपको मिल जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने ये नहीं समझना है कि आप गलत रूल समझ बैठे हो या आपको गलत रूल समझाया गया है। बस फ़र्क इतना है कि पहले तरीके का जो सेंटेंस है वो आपने इंग्लिश ग्रामर में यूज़ करना होता है, और दूसरे तरीके का जो सेंटेंस होता है वो आपने स्पोकन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है ना। तो हर बार की तरह मैं आपके लिए फिर कुछ क्वेश्चन लेके आऊँ। मैं चाहूँगा कि आप इनके भी आंसर जल्दी से जल्दी जो है लिखें, और इनका आंसर आपको लिख कर देना है
कमेंट बॉक्स पर, और जितनी जल्दी आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स पर देंगे उतनी जल्दी आपको इनका फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।